हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान को। और सामाजिक विज्ञान में हम तैयारी कर रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति जो कि आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। लोकतांत्रिक राजनीति 1 यह आपके राजनीति विज्ञान की पुस्तक है और इसका अध्याय 4 आज हम तैयार करेंगे। अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। तो इसके पहले के जो है अध्याय 1, 2 और 3 इसकी तैयारी हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर उस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप आसानी से देख सकते हो, या चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अध्याय 1, 2 और 3 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और अध्याय 1 से 4 तक, ठीक है, अध्याय 1 से 4 तक आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। तो 1 से 4 तक यदि हम तैयारी कर लेंगे तो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसके साथ ही इस अध्याय को भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट के अनुसार देख लेते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस अध्याय पे 5 अंक आवंटित है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 नंबर का एक प्रश्न। तो यहाँ से कोई सा भी 1-1 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई वैकल्पिक प्रश्न नहीं आएगा। एक प्रश्न 2 नंबर में आएगा और एक प्रश्न 3 नंबर में। और यह जो ब्लूप्रिंट है यह वार्षिक परीक्षा का ही होता है, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा का कोई ब्लूप्रिंट नहीं आता है, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में भी वार्षिक परीक्षा के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं राजनीति विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 4। इसमें पहला प्रश्न है जो कि 2-2 नंबर के प्रश्नों की हम तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जब चुनाव होते हैं और किसी एक ही पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन हो जाता है और उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका क्या है। तो इसका उत्तर है, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, वह कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका क्या है, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सरकार किसे कहते हैं। सरकार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्था बनाने हेतु कानून बनाने, लागू करने तथा उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार वास्तव में संस्थाओं का समूह है जिसके पास देश में व्यवस्था बनाने हेतु कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यायपालिका क्या है। तो इसका उत्तर होगा, देश की सभी अदालतों को न्यायपालिका कहा जाता है। वह ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसके पास न्याय करने का अधिकार होता है। तो यहाँ हमने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विधायिका क्या है। तो इसका उत्तर होगा, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अलावा विधायिका को कर बढ़ाने का, बजट बनाने का विशेष अधिकार होता है। तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जिसके पास देश का कानून बनने का अधिकार होता है वह विधायिका होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो, उसे राज्य कहते हैं। राज्य शब्द का प्रयोग प्रांत के लिए भी होता है, जैसे राजस्थान, झारखंड आदि। इसके बाद जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, संसद के कितने सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं। तो इसका उत्तर होगा, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इसे अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि यह विधायिका, ठीक है, विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। विधायिका
या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करते। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नहीं करते। इसके बाद हम 3 नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, मंत्रियों के कितने प्रकार है, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा मंत्रियों के प्रकार हैं 3 प्रकार है। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और तीसरे हैं राज्य मंत्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री। ये मंत्री संख्या में लगभग 25 होते हैं। इनमें प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। तो ऐसे मंत्री जो लगभग 25 होते हैं और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, तो ये छोटे मंत्रालयों के प्रभारी हैं और ये विशेष आमंत्रण पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के होते हैं वो होते राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद हम अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री के अधिकार व शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के अधिकार तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री के अनेक अधिकार हैं। जैसे पहला अधिकार है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। दूसरा है, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा, वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। और चौथा, वह किसी मंत्री को नया पद दे सकता है या किसी मंत्री को पद से हटा सकता है। तो प्रधानमंत्री के पास बहुत से अधिकार होते हैं। उसमें से जो प्रमुख अधिकार है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, सभी मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है और किसी मंत्री को नया पद दे सकता है या किसी मंत्री को पद से हटा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संसद के अधिकारों को समझाइए। तो संसद के अधिकार हम देखेंगे, पहला, देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। दूसरा, भारत जैसे देश में संसद को सरकार पर नियंत्रण का पूर्ण अधिकार है। तीसरा, सरकार के धन पर संसद का नियंत्रण होता है। और चौथा, संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक धन को खर्च किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरकार के प्रमुख अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा सरकार के प्रमुख अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यताएं लिखिए। तो बहुत ही आसान है, प्रधानमंत्री पद हेतु योग्यता। तो इसमें हम लिख देंगे वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह लोकसभा का सदस्य हो, और तीसरा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, और चौथा वह पागल या दिवालिया न हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यताएं हैं प्रधानमंत्री के पद हेतु कि वह भारत का नागरिक हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, और वह पागल या दिवालिया न हो, और उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की शक्तियों व अधिकारों को समझाइए। संसद के दोनों सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, तो उनकी शक्ति और अधिकार बताने हैं। तो यहाँ पे है, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की जरूरत होती है। दूसरा, लोकसभा में वित्त मतलब धन संबंधी कोई कानून बन जाए तो राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर उसको स्वीकृति देनी होती है, और लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। तो यह प्रमुख संसद के दोनों सदनों की शक्तियां और अधिकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के कार्यों को लिखिए। तो न्यायपालिका के कार्य है, न्यायपालिका देश के नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करती है। दूसरा, वह नागरिकों और सरकार के बीच किसी भी विवाद की सुनवाई करती है। और तीसरा, वह 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद की सुनवाई करती है। और अगला है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो जो न्यायपालिका देश के नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करेगी, नागरिकों और सरकार के बीच भी यदि विवाद होगा तो वह सुनवाई करेगी, और यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो वह सुनवाई करेगी,
और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक भी होती है। तो इस प्रकार से हमने राजनीति के, ठीक है, कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय 4 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो इसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।